सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। देखो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा कि अभी हाल ही में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो आंसर होगा अजय सिंह को। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक बार फिर से अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। कौन? अजय सिंह। लगातार तीसरी बार ये इसके अध्यक्ष बने हैं। इनके अलावा महासचिव सेक्रेटरी जनरल भी बने हैं। कौन? प्रमोद कुमार। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शंस मैंने कंफ्यूज करने वाले लिखे हैं, सारे अजय से ही संबंधित अपॉइंटमेंट्स हैं। जैसे कि अजय सेठ ये IRDAI के अध्यक्ष बने, अजय भूषण पांडे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने थे और अजय कुमार UPSC के नए अध्यक्ष बने थे। अब एक और अजय है जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको बताना है अजय भादु। अजय भादु ये अभी क्या बने थे, ये भी नया अपॉइंटमेंट है इसी साल का। बाकी अगर हम बात कर लें बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो स्थापना होती है 2016 और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय मिल जाएगा। बॉक्सिंग से आप दो प्रश्न और याद रखना कि बॉक्सिंग में ओलंपिक में पदक लाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो विजेंद्र सिंह लेकर के आए थे, ब्रोंज लाए थे वो 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था। और दूसरा पदक बॉक्सिंग में ओलंपिक में कौन लेकर के आए थे? MC मैरी कॉम लेकर के आई थी, वो भी ब्रोंज लाई थी, लेकिन 2012 का जो लंदन ओलंपिक था वहां पर। अब एक्चुअली में है तो ये अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न ही, ये ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन आपको पता है अगर डेली आप हमसे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो रिवीजन में आपको कराता हूँ, तो केवल 3-4 प्रश्न का ही नहीं 10-12 प्रश्न में आपको उस प्रश्न से ही संबंधित रिवाइज करवाता हूँ। तो देखो कुछ और अपॉइंटमेंट्स आपके लिए, 14 अपॉइंटमेंट्स हैं यहाँ पे। जैसे कि RPF की पहली महिला प्रमुख बनी थी सोनाली मिश्रा, LIC के MD CEO R दोर्रेस्वामी, राष्ट्र वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता बने, IRDAI के अध्यक्ष अजय सेठ, संसद टीवी के CEO उत्पल कुमार, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक संजय सिंघल, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर A राजराजन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO संजोग गुप्ता दूसरे भारतीय इस पद पर आने वाले, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला MD CEO प्रिया नायर, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता, गोवा के राज्यपाल अशोक गजपति राजू, हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर आशिम कुमार घोष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष अभिजात सेठ, क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का अध्यक्ष S राधा चौहान को बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना ये सब। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं, अवार्ड वाला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस राज्य के प्रेमचंद पुखरामबम को अभी ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर से हैं ये। मणिपुर के मूर्तिकार हैं प्रेमचंद पुखरामबम इनका नाम है, और इन्हीं को अभी 2025 में लकड़ी से इन्होंने एक मूर्ति बनाई थी, और आप फोटो में भी देख सकते हो ये मूर्ति इन्होंने ही बनाई थी, और इसको नाम दिया है मेड मी चेंज, और इसी के लिए इनको अभी ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार इनको किसने दिया? हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ललित कला अकादमी पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना होती 1954 में। इसकी स्थापना किसने की थी या संस्थापक कौन थे? तो हमारे जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने पहली बार 1955 में ये दिया गया था। किसे? जेमिनी रॉय को। इसे ललित कला अकादमी रत्न भी कहा जाता है। इस पुरस्कार को ललित कला अकादमी रत्न भी कहा जाता है। और आप कह सकते हो ये पुरस्कार भारत में दृश्य कला मतलब विजुअल आर्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, ऐसा आर्ट, तो इस क्षेत्र में योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस बार किसे दिया गया? प्रेमचंद पुखरामबम को। मैंने आपको बता दिया मूर्तिकार हैं, मणिपुर से हैं। अब अवार्ड वाला प्रश्न है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देखो। अगर पूछे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया कुमार मंगलम बिरला को। मधुसूदन साई को मानवीय प्रयासों के लिए फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान मिला था, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। 72वां मिस वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन ये भी हैदराबाद में हुआ था, और इसमें प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार दिया गया था सोनू सूद को। आपको बताना है ये जो मिस वर्ल्ड का खिताब है ये किसने जीता था और वो किस देश की है। ये आपके लिए एक और होमवर्क प्रश्न हो गया। बाकी 2025 में यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ये जीता ला प्रेंस ने। ये निकारागुआ का 100 साल पुराना अखबार है, और यही एक कारण था कि निकारागुआ यूनेस्को से अलग हो गया। उसके अलावा वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बने थे भुवन रिबू। और USISPF इसका मतलब हो गया US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 दिया गया कुमार मंगलम बिरला को। वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 मारियांगेला हुंगरिया ब्राजील से हैं। 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता बानू मुश्ताक ने, भारतीय लेखिका हैं, और इनके नॉवल हार्ट लैम्प के लिए मूल रूप से कन्नड़ भाषा का ये
और ये अवार्ड जीतने वाली आप कह सकते हो ये पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक है। ट्रांसलेट इसको अंग्रेजी में किया था दीपा भास्ती ने। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नासा ने किसके सहयोग से सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए एआई मॉडल जिसका नाम है सूर्य का लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईबीएम। तो अभी नासा ने, जो कि अमेरिका का एक स्पेस एजेंसी है नासा, उसने सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए आईबीएम के सहयोग से एक एआई मॉडल को लॉन्च किया, उसका नाम है सूर्य। तो उद्देश्य क्या है? ये सौर तूफानों का पूर्वानुमान लगाएगा, मतलब पहले ही पता लगा लेगा, ताकि हम अपने उपग्रहों, जीपीएस नेविगेशन, बिजली ग्रिड और दूर संचार प्रणालियों को सौर तूफानों से होने वाले नुकसान से बचा सकें। हम पहले से तैयार रहें, क्योंकि ये जो सौर तूफान होते हैं ये हमारे उपग्रहों को, बिजली ग्रिडों को और संचार प्रणालियों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, उन्हें खराब कर सकते हैं। तो इसका नाम याद रखना, सूर्य इसका नाम है। और सौर तूफान से आप क्या समझते हो? अंग्रेजी में बोलोगे तो सोलर स्टॉर्म। तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा और आवेशित कणों का एक शक्तिशाली विस्फोट है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल को प्रभावित कर सकता है। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न और याद रखना, पार्कर सोलर मिशन, ये नासा का है। सूर्य के सबसे नजदीक जाने वाला ये मिशन है। सूर्य की स्टडी के लिए ही नासा ने लॉन्च किया था। और इसरो ने भी अपना एक सूर्य मिशन लॉन्च किया था सूर्य की स्टडी के लिए। कौन सा? आदित्य L1, आपको याद होगा। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया था हमने? PSLV C57 से। एल मतलब लैग्रेंज पॉइंट। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में इस तरह के कुल 5 पॉइंट हैं। तो यहाँ पे बिंदु पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, मतलब न तो वो इधर गिरेगा ना वो इधर गिरेगा, वहाँ पे बैलेंस रहता है वो। तो उसे लैग्रांज पॉइंट कहते हैं। बाकी आईबीएम की यहाँ पे बात हो रही है, तो आईबीएम का मतलब हो गया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसकी स्थापना होती है 1911 में। हेडक्वार्टर अमेरिका न्यूयॉर्क में मिलेगा और सीईओ अरविंद कृष्णा है। अच्छा, यहाँ से भी एक बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। इसका निकनेम एक बार एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न ऐसे आया था कि बिग ब्लू, इसका निकनेम क्या है? बिग ब्लू। तो प्रश्न था कि बिग ब्लू ये किसका निकनेम है? इसी तरह से 3-4 कंपनियां दे दी थी, आईबीएम, गूगल वगैरह, ऐसे ऐसे। तो याद रखना आईबीएम आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल ये भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। और ये उपलब्धि 2023 में शुरू किए गए डिजी केरलम कार्यक्रम के माध्यम से इसने हासिल की है। मतलब इसने एक डिजी केरलम नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था 2023 में, और उसी के माध्यम से ये उपलब्धि अभी इसने हासिल कर ली है। उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? राज्य के सभी आयु वर्ग के नागरिकों को डिजिटल क्रांति और ई सेवाएं पहुंचाना। मतलब डिजिटल साक्षरता से आप क्या समझते हो? डिजिटल लिटरेसी से मतलब जो व्यक्ति है वो जो भी डिजिटल उपकरण हो गए, कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, वो चलाना जानता हो, इंटरनेट का सही तरीके से उपयोग करना उसे आता हो, तो उसे डिजिटल साक्षर कहेंगे। तो याद रखना, भी भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया। कौन सा? केरल। अच्छा, इसी तरह से 2 तरह के और प्रश्न बन सकते हैं कि भारत का पहला ई साक्षर जिला अगर पूछेंगे, मतलब डिजिटल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना, तो वो भी केरल का था, मल्लपुरम। या अगर पूछ ले कि भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर पंचायत कौन सी बनी थी, तो वो भी केरल की थी, पुल्लमपारा पंचायत। तो चाहे जिला पूछे, चाहे राज्य पूछे या पंचायत पूछे, तीनों ही ये आपको केरल में ही मिलेंगे। ठीक है, ये तीनों ध्यान में रखना। लेकिन एक हटके थोड़ा सा प्रश्न अगर आ जाता है कि भारत का भी पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा बना था, तो फिर उत्तर हो जाएगा मिजोरम। और यहाँ पे एक और प्रश्न बन जाएगा कि किस कार्यक्रम के तहत इसने ये अचीवमेंट हासिल किया था, तो आंसर होगा केंद्र का एक कार्यक्रम था, उल्लास कार्यक्रम। ये भी जरूर से ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जो अभी तक बातें बताई है, यहाँ पे 3-4 तरह के प्रश्न बन सकते हैं, सर याद रखना। बाकी बात तो केरल की हो रही है, तो केरल लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में केरल। देखो, कैपिटल तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। यहाँ का राज के पशु हाथी हो गया, पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, पुष्प है कोन्निकोना, वृक्ष है नारियल का, फल है कटहल, मछली है ग्रीन क्रोमाइड। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क भी है। और इडुक्की डैम है यहाँ पे पेरियार नदी पर। यहाँ का क्लासिकल डांस में बात करेंगे 2 है, कथकली और मोहिनीअट्टम। क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम हो गई। कुछ फेस्टिवल्स देखें तो ओणम हो गया, त्रिशूर पुरम हो गया, टुकल पोंगल हो गया, मकर विलक्कू हो गया, विशु उत्सव हो गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव यहीं पे मनाया गया था। एग्जाम में एक बार प्रश्न आता है कि केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है, तो आंसर होगा विशु उत्सव। ठीक है,
और केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, जबकि तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल को मसालों का बाग भी कहा जाता है। सबरीमाला टेम्पल भी आपको मिल जाएगा केरल में ही। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखें तो याद रखना, एर्रालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी, ये मिलेगी आपको केरल में। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन इंडेक्स आया था, उसमें टॉप पर केरल है। और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इस इंडेक्स को जारी किया था, तो इंपॉर्टेंट बनता है। केरल का पहला स्किन बैंक ये मिलेगा आपको तिरुवनंतपुरम में। और अर्थुंकल पुलिस स्टेशन ये केरल में है। और अभी भारत का पहला ISO प्रमाणित यानी कि सर्टिफिकेट पाने वाला स्टेशन बना था, ये केरल के अल्लपुझा जिले में है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे 11वें नंबर के VS अच्युतानंद, इनका निधन हो गया। फेसलेस GST अधिनिर्णय GST एडजुडिकेशन न्यायिक निर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य बना था केरल। केरल के पर्यटन ने अभी पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 जीता था। ठीक है, तो सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नाटो ने अपना रसद मुख्यालय ये कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है। रसद मुख्यालय मतलब लॉजिस्टिक हेडक्वार्टर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वीडन। तो अभी नाटो ने उत्तर यूरोप में सैन्य गतिविधियों के लिए स्वीडन के स्टॉकहोम के एनकॉपिंग शहर में एक रसद मुख्यालय लॉजिस्टिक हेडक्वार्टर स्थापित करने की घोषणा की है, ताकि नाटो के उत्तरी हिस्से के लिए एक सैन्य उपकरण और कर्मियों के परिवहन की व्यवस्था यहाँ पे की जा सके। क्योंकि रशिया अगर किसी नाटो सदस्य देश पर हमला कर देगा तो इनके पास सैन्य उपकरण और कर्मियों के परिवहन की व्यवस्था इनके पास पहले से ही रहे। और अभी स्वीडन आपको पता है नवीनतम नाटो का सदस्य देश भी बना था 32वां नंबर का, इसीलिए यहीं पे ये इन्होंने स्थापित किया है। तो सिंपल से याद रखेंगे, नाटो ने अपना रसद मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया, स्वीडन में। स्वीडन में भी कहाँ पे, स्वीडन में एक शहर है एनकॉपिंग शहर, वहाँ पे। और नाटो की बात करें, नाटो मतलब हो गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949, हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। यहीं पे यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय है। सेक्रेटरी जनरल मार्क रुट्टे हैं जो कि नीदरलैंड के फॉर्मर यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हमने कहा 32वां नवीनतम सदस्य देश इसका स्वीडन है, इससे पहले 31वां बना था फिनलैंड। स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज 2024 इसका आयोजन किया था नाटो ने। और पिछले साल नाटो समिट ये वाशिंगटन DC अमेरिका में हुई थी। और इस साल इसकी जो बैठक है ये हुई हैग नीदरलैंड में। और ये भी याद रखना, नाटो जो है ये वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ पर स्थापित करेगा, तो फिनलैंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, और स्वीडन में खोल रहा है तो स्वीडन की स्टैटिक देख लो। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम हो गई है, करेंसी है स्वीडिश क्रोना और प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टरसन। और बाकी स्वीडन किस लिए आप जानते हो, क्योंकि जो नोबेल पुरस्कार होते हैं वो यहीं पे तो दिए जाते हैं, स्टॉकहोम स्वीडन में ही। लेकिन केवल एक ऐसा नोबेल पुरस्कार है जो कि यहाँ पे नहीं बल्कि नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। चलो ये आप ही के लिए होमवर्क प्रश्न डाल देते हैं, कौन सा वाला वो नोबेल पुरस्कार है जो कि नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है, बाकी सारे स्वीडन स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, आपको बताना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सस्टेनेबल पावर 1404 नाम से एक मिसाइल अभ्यास आयोजन किया, किसने किया, तो आंसर होगा ईरान ने। तो सिंपल सा है, अभी ईरान ने उत्तरी हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में सस्टेनेबल पावर 1404 या 1404 नाम से एक मिसाइल अभ्यास किया है, जिसमें नौसैनिक क्रूज मिसाइल क्षमताओं का प्रदर्शन इसने किया है। अब ईरान ने किया तो ईरान भी लेकर के चलते हैं आपको। ये रहा मैप में ईरान, कैपिटल तेहरान हो गई है, करेंसी ईरानी रियाल, और चाबहार बंदरगाह है यहाँ पे। इसमें जो शाहिद बेहस्ती पोर्ट है वो हमने ले लिया है। और दस्त लुत और दस्त कबीर मरुस्थल भी आपको ईरान में ही मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको यहाँ बताता हूँ, वो आप ध्यान रख लो। एक तो ये सभी याद रखना भी लेटेस्ट है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थलों पर उसके सैन्य ठिकानों पर जो हमला किया था उसको नाम दिया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। फिर बदले में ईरान ने इजराइल पे हमला किया था, उसको नाम दिया था ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3। फिर अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पे हमला कर दिया था, उसको नाम दिया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और फिर इसके बदले में ईरान ने कतर में जो अमेरिकी एयरबेस है वहाँ पे हमला किया था, उसको नाम दिया था ऑपरेशन बशायर अल्फत। और इन्हीं हमलों में हमने ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, उसको नाम दिया था ऑपरेशन सिंधु। और ये 2 पॉइंट भी आपने सुने होंगे। ईरान अपनी नई कैपिटल बनाएगा, मकरान अभी बोला है। वैसे तो एक बार ये करेंसी भी चेंज कर चुका है तोमान, पर इम्प्लीमेंट नहीं किया था। ठीक है, तो इतना ध्यान रखो। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारत और चीन ये किस राज्य में स्थित लिपुलेख दर्रा से व्यापार शुरू करने पर सहमत हुए हैं। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, अच्छी जानकारी दूंगा मैं आपको, ध्यान से सुनो पहले। इसका तो उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। तो एक तो ये बताओ लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पर है? भारत के उत्तराखंड में स्थित है और ये भारत और तिब्बत को कनेक्ट करता है। वैसे तिब्बत पे कंट्रोल करता है चीन, तो हम कह सकते हैं कि अभी भारत और चीन ने इस दर्रे को, इस पास को ट्रेड के लिए फिर से खोलने के लिए अभी आपस में सहमति बना ली है, एग्रीमेंट कर लिया है। एक्चुअली में अभी चीन के विदेश मंत्री वांग यी ये भारत के दौरे पर थे, जहां पर ही ये एग्रीमेंट हुआ इनके बीच में। इसी के साथ आप यूं भी कह सकते हो, जो शिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में और जो नाथुला दर्रा है सिक्किम में, तो वहां से भी कारोबार बहाल करने का फैसला लिया गया है। अच्छा, पता है ये एग्रीमेंट हो गया, सब बात हो गई, लेकिन इससे एक देश को मिर्ची लग गई। किसे? नेपाल को। नेपाल क्या कहता है कि अरे 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 लिपुलेख दर्रा तो हमारा है। पर आप देखो, अभी चीन ने भी इसके लिए भारत से ही बात की है ना, मतलब चीन भी कहीं ना कहीं मानता है कि ये भारत का है, पर नेपाल को मिर्ची लग गई। तो फिर इसके बाद भारत ने भी कह दिया कि सुन मेरे लाल, 1954 से भारत और चीन के बीच में लिपुलेख दर्रे से व्यापार हो रहा है। वो तो बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गए थे, जैसे कि आपको पता है 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके बाद से ये मार्ग बंद हो गया था व्यापार के लिए। कुछ समय तक जब भी इस तरह के डिस्प्यूट होते हैं तो हम मार्ग बंद कर देते हैं, फिर से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको भी हमसे जरूरत है, हमको भी उनसे जरूरत रहती है। कुछ ऐसे सामान जो हमें चाहिए होते हैं वो तो मंगाने ही पड़ेंगे, उनको भी हमसे चाहिए होते हैं वो देने ही पड़ेंगे। तो फिर अभी इसे वापस से हमने चालू कर दिया है। अच्छा, आप मैप से देखो, मैप से आपको क्लियर समझ में आएगा। आप यहाँ पे देखोगे, और नेपाल ने कुछ सालों पहले, 4-5 साल पहले की बात है, इसे अपने मैप में भी अपना हिस्सा बना दिया था। हमने पढ़ा भी था एक बार, खैर आप पुराने टाइम से तो हमसे नहीं जुड़े होंगे, तो तब मैंने आपको पढ़ाया था। ये आप देख रहे हो, लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख, इसको अपना बताता है नेपाल। और ऐसा क्यों करता है? ये डिस्प्यूट है क्यों भारत और नेपाल के बीच में? थोड़ा इसकी मैं हिस्ट्री आपको बताऊं तो देखो, ये बात है 1815 की। 1815 में एक सुगौली की संधि हुई थी। कौन सी संधि? ये भी ध्यान रखना, शब्द आपको सुनने को मिलेगा, सुगौली की संधि। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच होती है, जिसके अनुसार कहा गया कि जो महाकाली नदी है, या काली नदी बोल दो, इसको भारत और नेपाल की सीमा माना जाएगा। मतलब ये जो महाकाली नदी है, ये भारत और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है इस साइड में। पर डिस्प्यूट का कारण ये नदी ही है, ये नदी का उद्गम स्थल, क्योंकि नेपाल तो मानता है ये जो महाकाली नदी है इसका उद्गम ये लिम्पियाधुरा है, तो लिम्पियाधुरा से ये नदी यहाँ बहकर के आ रही है और इस तरह से सीमा बन रही है, तो इसके इधर वाला हिस्सा इसका हो जाता है। लेकिन भारत क्या कहता है कि इसका उद्गम लिपुलेख से होता है। तो लिपुलेख से होता है तो नदी यूं होकर के आती है, तो ये वाला सारा हमारा है और उधर वाला आपका है, तो ये चक्कर है। खैर, मैंने डिस्प्यूट का कारण भी आपको बता दिया इस प्रश्न में कि नेपाल ऐसा क्यों कहता है, हमारे बीच में जो ये सीमा विवाद है उसका कारण ये नदी ही है, या नदी का उद्गम स्थल आप बोलो। और वो संधि भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, सुगौली की संधि। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैं आपको दर्रे बताता हूँ, माउंटेन पास। तो एक आप ध्यान रखना, ये पंगसो दर्रा, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, पंगसो दर्रा ये भारत के अरुणाचल प्रदेश को किस देश से जोड़ता है? तो आंसर होगा म्यांमार। और जो नाथुला दर्रा है ये चीन और सिक्किम को आपस में जोड़ता है। शिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। और लिपुलेख दर्रा ये आज हमने पढ़ ही लिया, ये उत्तराखंड और चीन को जोड़ता है। इसके अलावा उत्तराखंड में ही आपको माना दर्रा देखने को मिलेगा, नीति दर्रा देखने को मिलेगा, दिफू दर्रा, बोमडिला दर्रा ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, और बड़ालचाला दर्रा ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, और एक जोजिला दर्रा भी याद रखना, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है ये। ठीक है, तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए दूसरी मरीन एलिट फोर्स की अभी घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए दूसरी मरीन एलिट फोर्स स्थापित करने की घोषणा की है। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? लुप्त प्राय ऑलिव रिडले कछुओं को सुरक्षा देना और उनके घोंसला बनाने के प्रमुख स्थलों को बचाना, और मछली पकड़ने वाले जालों में फंसने के कारण इन कछुओं की मौत हो जाती है, तो उसको भी कम करना। और इसके लिए भी 96 लाख रुपए का बजट रखा गया है, इतना रुपया खर्च करेंगे। और ये तमिलनाडु ने दूसरी मरीन एलिट फोर्स बनाई है। कहाँ के लिए? चेन्नई। इससे पहली जो मरीन एलिट फोर्स बनाई थी 2024 में, कहाँ के लिए? रामनाथपुरम। और इसी तरह से आपको याद दिला दूं कि भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स भी उड़ीसा के तट पर इन कछुओं की सुरक्षा के लिए हर साल ऑपरेशन चलाती है। कौन सा ऑपरेशन? ओलिविया। वो तो आपको याद होगा ही सही। बाकी बात यहाँ पे तमिलनाडु की हो रही है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई हो गई है, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, गवर्नर हैं आर.एन. रवि, राजकीय पशु नीलगिरी ताहर हो गया, पक्षी है एमरोल्ड डोव, वृक्ष है ताड़ का पाम ट्री,
पुष्प है ग्लोरियोसा लिली, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, मधुमलाई नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। यहाँ पे 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिल जाएंगे, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और तमिल ये शास्त्र भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कुछ फेस्टिवल्स देखें तो पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, थाईपुसम हो गया, आदि पेरक्कू हो गया, चिथिराई महोत्सव हो गया, हेताई अम्मान महोत्सव हो गया। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न और देख लो कि भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया? चेन्नई में। मोदी जी ने अभी तूतीकोरिन एयरपोर्ट जो तमिलनाडु में है वहां से वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को शुरू किया। हॉकी इंडिया ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में अपनी 15वीं कांग्रेस यानी कि बैठक का आयोजन किया था। वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता विनफास्ट कंपनी है वहाँ की, इसने भारत में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया तमिलनाडु के थुथुकुडी में। मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना ये यहाँ पे शुरू हुई। उसके अलावा वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली है हॉक, ये शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना तमिलनाडु। इससे पहले केरल और कर्नाटक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की फिटनेस मापने के लिए योयो टेस्ट के साथ अब किस टेस्ट की शुरुआत की है? तो आंसर होगा ब्रोनको टेस्ट। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने पढ़ा था योयो टेस्ट के बारे में जिसे बीसीसीआई ने शुरू किया था, पर अभी बीसीसीआई ने ही प्लेयर्स की फिटनेस मापने के लिए योयो टेस्ट के साथ एक और टेस्ट की शुरुआत की है। इसको बोला गया ब्रोनको टेस्ट और इसका अनाउंसमेंट अभी हमारे जो इंडियन टीम के कोच हैं गौतम गंभीर उन्होंने ही किया है। ये जो योयो और ये ब्रोनको टेस्ट हो गया, ये किसी भी प्लेयर की फिटनेस को मेज़र करने के लिए एक टेस्ट है और इससे प्लेयर का स्टेमिना और फिटनेस लेवल का पता चलता है। अभी इस ब्रोनको टेस्ट की अगर बात करें जिसे अभी शुरू किया गया, ये एक हाई इंटेंसिटी टेस्ट है। इससे प्लेयर का स्टेमिना, स्पीड और VO2 मैक्स का पता चलता है। VO2 मैक्स का क्या मतलब हो गया कि प्लेयर अपनी बॉडी एक्सरसाइज के समय कितने ऑक्सीजन को यूज कर रहा है। मतलब जितना ज़्यादा VO2 होता है उतना बेहतर फिटनेस लेवल माना जाता है और जितना कम VO2 होगा उतना कम फिटनेस लेवल माना जाएगा। बीसीसीआई की बात करें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना होती है 1928 में। हेडक्वार्टर मुंबई में मिल जाएगा और इसके प्रेसिडेंट है रॉजर बिन्नी, सचिव देवजीत सेकिया है। पहले प्रेसिडेंट का नाम एग्जाम में आ चुका है भाई, RA ग्रैंट गोवन इसका नाम है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत की किस फिल्म को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्क्रीनिंग के लिए चुना गया? तो आंसर होगा शेप ऑफ मोमो। तो ट्रिब्ने ने ये मूवी बनाई है जो सिक्किम की है, उनके द्वारा बनाई गई इस फिल्म जिसका नाम है शेप ऑफ मोमो, जिसको अभी बुसान फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्क्रीनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है। इसका चुनाव विजन सिलेक्शन कैटेगरी में किया गया और इस कैटेगरी में एशिया की वो फिल्म चुनी जाती है जो किसी नए और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ने बनाई हो और इन फिल्मों में अलग सोच दिखाई देती हो, मतलब कुछ अलग कंसेप्ट हो। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025, इसका आयोजन अगले महीने होगा 17 से लेकर 26 सितंबर तक। कहाँ पे? बुसान, साउथ कोरिया में। और फिल्मों की जब भी बात आती है, मैं 2 तरह के आपको पॉइंट्स जरूर रिवाइज करवाता हूँ। एक तो ऑस्कर 2025 में हुए थे, 97th एडिशन था। इसमें बेस्ट फिल्म एनोरा, एक्टर एंड्री ब्रॉडी थे द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस हैं माइकी मेडिसन एनोरा मूवी के लिए और बेस्ट डायरेक्टर हैं सीन बेकर एनोरा के। उसके अलावा भी 71 नंबर के जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए थे वो भी देख लो। बेस्ट एक्टर 2 जने थे, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। शाहरुख खान जवान मूवी के लिए और विक्रांत बारबी फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए और इसमें बेस्ट डायरेक्टर थे सुदीप्तो सेन द केरल स्टोरी मूवी के लिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। और यहाँ पे जो मूवीज हैं इनके कौन कौन डायरेक्टर हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं एक बार। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। और केवल ये करंट अफेयर्स की क्लास ही नहीं, मैंने अगस्त से ही आपकी वीकली सेशन लेना भी स्टार्ट कर दिया है। बीच में मैंने बंद कर दिया था क्योंकि वीकली मंथली वाले पे व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे थे, रेस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आ रहा था। व्यूज़ मतलब हो गया रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जितना डेली करंट अफेयर्स वाले सेक्शन देखते हैं वैसे तो बहुत कम देखते हैं, दूसरों के मुकाबले 12% केवल पॉइंट्स में है, या 1-2% आप कह दो, 10-12 हज़ार लोग देखते हैं। लेकिन उसके मुकाबले भी वीकली और मंथली तो और भी कम है, 50% भी नहीं होता है। तो इतनी मेहनत लगती है, तो जब रेस्पॉन्स नहीं आता तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया बीच में। लेकिन उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स कहने लगे कि ठीक है एक बार फिर से स्टार्ट कीजिए,
बार सब देखेंगे, हम लोग शेयर करेंगे अपने स्टडी ग्रुप्स में भी, दोस्तों के साथ में भी। एक बार फिर से मौका दीजिए, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अगस्त के स्टार्टिंग के वीक वाला तो नहीं डाल पाया था क्योंकि लेट हो गए थे। 15, 16, 17 अगस्त की बात थी शायद, 17 या 16 अगस्त की। तो मैंने 15 दिन का मिला करके एक साथ डाल दिया था। तो आज जो मैं वीकली सेशन ले रहा हूँ उसमें 16 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज कवर कर पाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो जा करके ज़रूर देखना, ये मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। अगर आपने क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखा हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अदरवाइज टेलीग्राम पे तो वीडियो अपलोड होते ही वहाँ पे आपको नोटिफाई हो जाता है। तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करके रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में, जो भी स्टडी रिलेटेड चैनल्स होते हैं जहाँ पे भी आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पे एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कर देना। और क्विज तो आपको डेली मिलती है, डेली करंट अफेयर्स की भी, और अब वीकली भी मिल रही है। कहाँ पे? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो लगाते रहिए। जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाती है। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किसके अभी 29वें चंद्रमा S2025 U1 की खोज की? यूरेनस। अरुण। फिर पूछा दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गए सतीश गोलचा नाम है। और लोकसभा में पारित ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत किन खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया? हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेम्स, जो बच्चों को पैसे जीतने का झांसा देकर के खुद पैसा बना रहे हैं। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 41। और अग्नि 5 का सफल परीक्षण ये कहाँ पर किया गया? उड़ीसा में। 28वीं राष्ट्र ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन ये किया जाएगा विशाखापत्तनम में। और PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए कौन? मोहम्मद सलाह। और 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन ये किस देश में किया जाएगा? इंग्लैंड। और राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन ये कहाँ पर होगा? अहमदाबाद। कॉरपोरेट वेबसाइट को .bank.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। बाकी चलो भी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सी नई श्रेणी अभी शामिल की गई है? तो आंसर होगा तरुण प्लस। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।